नमस्कार साथियों, आज हम पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल क्या है, इसका क्यों उपयोग किया जाता है और अम्ल और क्षार की मापन की जो विधि है वो पीएच स्केल के माध्यम से ही क्यों मापी जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, उसी तरह से पीएच स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार का मापन किया जाता है कि किसी भी पदार्थ में अम्ल की मात्रा क्या होगी और क्षार की मात्रा क्या होगी। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि पीएच स्केल क्या होती है। पी का अर्थ होता है उषांश। उषांश का मतलब होता है पावर, शक्ति। कि किसी स्केल की क्या शक्ति है जो अम्ल और क्षार की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं कि किसी विलयन के अंदर अम्ल की मात्रा कितनी है और क्षार की मात्रा कितनी है। इस सांद्रता के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है कि किसी पदार्थ या किसी विलयन के अंदर अम्ल कितना है और क्षार कितना है। आइए, सोरेसिस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया था। उसमें पी का अर्थ है उषांश, जो कि पावर या शक्ति को दर्शाता है और किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यह ज्ञात कर सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला दिया है कि pH बराबर -log10 की पावर H धनायन, यानी हाइड्रोजन पावर की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए pH स्केल के द्वारा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब यह विलयन या कोई विलयन जो आपको दे दिया है उसका टेस्ट करना है, उसमें अम्ल है या क्षार है या वो उदासीन है। अम्ल होगा तो अम्लता को प्रदर्शित करेगा, क्षार होगा तो क्षारता को प्रदर्शित करेगा। अगर अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण उसमें नहीं होते हैं तो वह विलयन उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के लिए अम्ल और क्षार की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए H धनायन और OH ऋणायन का मान, H धनायन और OH ऋणायन का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर बताया गया है। वापस से ध्यान देना, pH बराबर -log10 यानी लघुत्तरम हाइड्रोजन आयन की लघुत्तरम क्या है, तो उसमें H धनायन और OH ऋणायन का जो मान, प्रमाणित मान जो दिया गया है वेरीफाई करके, वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर बताया गया है। इस मान को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -log10 1 × 10⁻⁷। ठीक है, सॉल्व करने पर हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा pH बराबर 7। pH बराबर अगर 7 आता है तो विलयन उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। इसका आकलन हम इस प्रकार करते हैं कि pH बराबर 7 तो विलयन होगा उदासीन। pH का मान 7 से कम तो विलयन होगा अम्लीय। pH का मान 7 से अधिक तो विलयन होगा क्षारीय। पहले हम एक छोटे रूप से इसे समझ सकते हैं कि हमने pH का जो मान निकाला था वो pH बराबर 7 आया। अगर किसी विलयन में pH का मान 7 आता है तो विलयन होता है उदासीन। अगर pH का मान 7 से कम आता है तो विलयन होता है अम्लीय। और अगर pH का मान
पीएच का जो मान निर्धारित है 7 उससे अधिक आता है तो विलयन हो जाता है क्षारीय। इसे हम एक टेबल के रूप में समझ सकते हैं, या एक स्केल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। जीरो 14 H धनायन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और ऋणायन की सांद्रता। अगर किसी ये पीएच स्केल है, अगर किसी विलयन का मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन होगा अम्लीय, और 7 से 14 यानी अधिक है तो विलयन होगा क्षारीय। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, पीएच स्केल के आधार पर अम्ल और क्षार का मापन कर सकते हैं। यदि पीएच स्केल में 3 आंकड़े आपको दिए गए हैं 0, 7 और 14, तो अगर 7 से 14 के बीच में कोई मान आता है तो वह विलयन क्षारीय, 7 से 0 की तरफ कोई मान प्रदर्शित होता है स्केल में तो वह विलयन होगा अम्लीय, और 7 आने पर एग्जैक्ट 7 पर अगर आपका आंकड़ा आता है तो वह विलयन उदासीनता को प्रदर्शित करता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से या कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अम्लीय उदाहरण के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ और अब और बता देती हूँ कि अम्लीयता को गुण दर्शाने वाले पदार्थ जैसे दही, नींबू, जठर रस यानी HCl, एसिटिक एसिड और अन्य सभी खट्टे पदार्थ, इसमें इमली का, टमाटर का, इनमें उपस्थित जो अम्ल है वो सभी आ जाते हैं। उदासीन जो है वो शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का जो पीएच है वो उदासीन 7 होता है उसका मान। इसके अलावा क्षारीयता के गुण रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे पहले हमारा रुधिर जो क्षारीय होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तथा अन्य क्षारीय पदार्थ, क्योंकि क्षार के बारे में हम पहले ही बहुत अधिक जानकारी रख चुके हैं। अन्य क्षारीय पदार्थ जिसमें साबुन, अपमार्जक, NaOH, KOH इत्यादि आते हैं। ये हो गया आपके पीएच स्केल का मापन। अब पीएच स्केल के मापन के आधार पर ही हम दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है ये देखेंगे। ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल के आधार पर हम अम्ल क्षार का मापन कर सकते हैं। एक चीज बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखनी कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच 7, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। बोर्ड के अंदर भी बहुत बार एक छोटा सा प्रश्न आता है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। और अशुद्ध जल कब कहलाता है, जब किसी जल का पीएच या जब किसी जल के पीएच के मान में परिवर्तन हो जाता है तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब हम दैनिक जीवन में पीएच का
टॉपिक को लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच के बारे में अभी जानकारी ली थी हमने, जैसे जल के बारे में, रक्त के बारे में कि हमारा रक्त का पीएच कितना होता है। इसके अलावा एंटासिड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। मुंह का पीएच कितना होता है, मुंह का पीएच जब परिवर्तित हो जाता है तो क्या होने लगता है। इसके अलावा हमें कोई कीड़ी मकोड़ी या चींटी काट जाती हैं, उस कंडीशन में भी हमारे पीएच में क्या, पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे वातावरण बहुत अधिक प्रदूषित होता जा रहा है और इस प्रदूषण के कारण जो बारिश होती है या वर्षा का जो पानी है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और उसके पीएच के मान में परिवर्तन हो जाता है जिसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और यह पानी जब बहकर नदी, नालों और समुद्रों में पहुंचता है और इसी के साथ ही हमारी मिट्टी की उर्वरकता या क्षमता को भी खत्म कर देता है। फसलों के वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी के पीएच को ध्यान में रखा जाता है और अगर उस पीएच के मान में कोई परिवर्तन होता है तो उसे सही करने के लिए कुछ उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। तो आइए देखें हम कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। इसका सबसे पहला पॉइंट जो ले रहे हैं वो यह है कि उदर में अम्लता। उदर में अम्लता क्या होती है, जनरल ये सभी के साथ ऐसा होता ही है। उदर का मतलब होता है पेट। पेट के अंदर कभी अपच हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, गैस, खट्टी डकारें जो होती है वो सब पेट में अम्लता को शो करती है और पेट में बहुत अधिक दर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों हमारे पेट में अम्लता या एसिडिटी बनती है। इसका मुख्य कारण है HCl की अधिक मात्रा। HCl की अधिक मात्रा का बनना आप सबको अच्छी तरह से पता है और आप पहले पाचन तंत्र पढ़ चुके हो। इसमें आपको अच्छे ढंग से बताया कि भोजन मुख से पेट में पहुंचता है और पेट में पहुंचने से ही वहां उपस्थित जठररस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को अम्लीय बना देता है। उस कंडीशन में अगर अम्ल की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है तो हमारे उदर में या हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाने से एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है और उस एसिडिटी की संभावना बढ़ जाने के कारण पेट में जलन होने लगती है। इस जलन को राहत दिलाने के लिए या इस जलन को खत्म करने के लिए या खट्टी डकारों या एसिडिटी को कम करने के लिए डॉक्टर हमें एक सलाह देता है कि आप एंटासिड का यूज़ करिए। जो एंटासिड मतलब जो एसिड की मात्रा को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही मात्रा हमारी बॉडी में पर्याप्त रखे। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस एसिडिटी की मात्रा को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार वापस बता देती हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एंटासिड का कार्य करता है, अर्थात एसिडिटी को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरा पॉइंट है हमारा दंत क्षय। पाचन तंत्र में आपने दांत के बारे में पढ़ा होगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, रत्नक, प्रत्नक, अग्र चमनक और चमंडक। हम जो भोजन को कुतरते हैं, चबाते हैं और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में भोजन को चबाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उस कंडीशन में भोजन के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं और वह हमारे
दांतों की पीएच के मान में परिवर्तन कर देते हैं। हमारे मुख की जो पीएच है, हमारे मुंह की पीएच होती है 6.5। अगर इस पीएच के मान में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे दांत में उपस्थित इनेमल वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। दांत की जो सफेद चमकीली परत है दांत के ऊपर, वो धीरे धीरे उतरने लगती है। इसका मुख्य कारण ये है कि दांतों में फंसा हुआ भोजन जो हमारी पीएच को धीरे धीरे कम कर देता है और इनेमल का क्षरण होने लगता है। इसके लिए यही है कि हम दांतों को बिल्कुल साफ सफाई युक्त रखें ताकि दंत क्षय नहीं हो सके। तीसरा है कीटों का डंक। कीटों का डंक, अधिकतर चींटी, कीड़े मकोड़े आपको काट जाते हैं और मैंने पहले बताया था कि कीटों का डंक अम्ल का स्त्राव करता है और वो अम्ल हमारे स्किन पर टच होते ही कुछ उभारनुमा फुंसियाँ बना देता है और जलन का प्रभाव भी दर्शाता है। उस जलन के प्रभाव को खत्म करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो कीटों के डंक को खत्म करने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला हमारा जो पॉइंट है, चौथा, जो मैंने आपको बरसात के बारे में बताया था, वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण ये है कि वातावरण में प्रदूषण जो फैल रहा है वो हमारे बारिश के शुद्ध पानी के पीएच में परिवर्तन ला देता है और क्या हो जाता है, पानी अम्लीय हो जाता है। इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे हमारा पूरा पारिस्थितिक इकोसिस्टम जो बना हुआ है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो खराब हो जाता है और उस खराबी का मुख्य कारण जो है वो शुद्ध पानी के पीएच में परिवर्तन को ला देना है। शुद्ध पानी के पीएच में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये चौथा कारण हो गया अम्लीय वर्षा। अब पांचवा कारण है मृदा की पीएच। मृदा की जो पीएच है, अभी मैंने बताया था अम्लीय वर्षा का प्रभाव मृदा पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि बरसात का पानी बहकर नदियों में, नदियों से समुद्रों में और मिट्टी यानी सभी जगह तक, सभी हमारे जो भी संसाधन के साधन है वहां तक पहुंच जाता है और हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक है। तो मृदा के पीएच में अगर परिवर्तन होता है तो हमारे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फसलों को होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी या खट्टी डकारों की प्रॉब्लम होने लगती है। उसी तरह से अगर मिट्टी के पीएच में परिवर्तन होता है तो पीएच में परिवर्तन होते ही मृदा क्या होती है, खराब हो जाती है और अगर मृदा खराब हो गई तो फसलों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए फसलों की आवश्यकता के अनुसार मृदा की पीएच को ठीक किया जाता है कि कौन सी फसल को कितने पीएच वाली मृदा की आवश्यकता है। अतः दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालें और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ। धन्यवाद।